गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पूर्व कक्षा में हमने ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि के जो फसलें थी उनका वर्गीकरण पढ़ा था। आज की कक्षा में उपयोग के आधार पर फसलों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। उपयोग के आधार पर कृषि फसलों के वर्गीकरण में पहली फसल आती है खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल का मतलब ऐसी फसल जिसके अंतर्गत खाने योग्य अनाजों को शामिल किया जाता है, जिसमें गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का आदि को शामिल करते हैं। पहला है इसमें खाद्यान्न फसलें। जैसा कि आपको पता है, इसमें खाद्यान्न फसल में खाने योग्य अनाज शामिल होते हैं। खाने योग्य अनाजों को शामिल किया जाता है, जिसमें चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ एवं दालें। दाल भी खाद्यान्न के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके बाद में दूसरा व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलों को औद्योगिक फसलें भी कहा जाता है। व्यापारिक फसल का मतलब होता है कि वे फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में यानी इंडस्ट्रीज जो भी कार्य होते हैं, औद्योगिक कार्यों के अंतर्गत एक कच्चे माल के रूप में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे व्यापारिक फसलों को नकदी फसलें भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांशतः जो भी किसान होता है व्यापारिक फसलों की बुआई नगद रुपए प्राप्त करने के लिए करता है। उसका मुख्य उद्देश्य अधिक मुनाफा कमाना एवं नगद रुपए प्राप्त करना होता है। वो अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए कभी भी व्यापारिक फसलों का उत्पादन नहीं करता है। तो व्यापारिक फसलें औद्योगिक कार्यों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू एवं तंबाकू के साथ साथ सिनकोना जो भी होता है वो भी एक व्यापारिक फसल के अंतर्गत आता है। औषधीय चीज होती है जिसका उपयोग दवाइयां या मलेरिया की जो दवाई बनती है उसमें सिनकोना का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यापारिक फसल का मतलब कि वे फसलें जिनका इस्तेमाल औद्योगिक कार्य के अंतर्गत किया जाता है, इससे औद्योगिक फसलें भी कहा जाता है। वैसे इसको नकदी फसल कहा जाता है, क्योंकि औद्योगिक फसल या व्यापारिक फसलों की बुआई करने का कृषक का मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिक लाभ या नगद रुपए प्राप्त करना होता है। इसके अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट या तंबाकू आदि फसलों की बुआई की जाती है। उपयोग के आधार पर तीसरी फसल आती है उद्यान फसलें। उद्यान फसलों में सब्जियां तथा फलों को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ चौथी आएगी बागानी फसलें।
बागानी फसलों में वे फसलें जिनको बागानों के अंतर्गत उत्पादित किया जाता है, यानी ये फसलें बागानों में उत्पादित की जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से चाय, कॉफी, रबर आदि। यानी उद्यान फसल जिसमें सब्जियां एवं फलों की कृषि होती है, और चौथा बागानी फसलें जो एक बागान या बगीचे के रूप में उत्पादित की जाती है और जिसके अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर या रबर के साथ साथ जो भी गरम मसाले होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे खाद्यान्न फसलों के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खाद्यान्न फसलें खाने योग्य अनाजों के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इनका इस्तेमाल खाने के लिए या खाद्यान्न के रूप में इनका उपयोग होता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ एवं दालों की कृषि की जाती है। अब हम इन फसलों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले खाद्यान्न फसलों का, और खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत पहली फसल आती है गेहूं। देखो, गेहूं उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल है। वैसे ये समशीतोष्ण भाग में बोई जाती है। यानी गेहूं ये उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल है। उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में खाद्यान्न फसल के रूप में गेहूं की कृषि की जाती है। वैसे ये समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है जो मुख्य रूप से रबी की फसल के अंतर्गत उत्पादित की जाती है। उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है विश्व में, यानी गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन और द्वितीय स्थान पर अमेरिका आता है। इसके बाद में गेहूं के उत्पादन में भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद में विश्व में तीसरे नंबर पर आता है। तो प्रथम स्थान पर है चीन और द्वितीय स्थान पर अमेरिका। अब महत्वपूर्ण भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी? भौगोलिक दशाएं, अगर हम गेहूं की कृषि करना चाहते हैं तो हमारे लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत तापमान, वर्षा, मृदा, श्रम आदि के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर तापमान, वर्षा, मृदा और श्रम ये हमारे अनुकूल नहीं है तो वहां पर गेहूं की कृषि करना हानिकारक होता है, घाटे का सौदा होता है। तो हमने क्या पढ़ा गेहूं के बारे में? ये उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। समशीतोष्ण कटिबंधीय भागों में इसका उत्पादन होता है। भारत विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद में अमेरिका में होता है। इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक आवश्यकताएं होती है गेहूं के उत्पादन के लिए? सबसे पहले है इसमें तापमान। देखो, गेहूं की बुआई के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कटाई के समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो 10 डिग्री और कटाई करते हैं उस समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए फसल के पकते समय, और बुआई के समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। दूसरा, वर्षा। गेहूं की फसल के लिए 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये इसके लिए अनुकूल होती है। 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर से अगर अधिक होती तो भी कोई नुकसानदायक नहीं, लेकिन फिर भी 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर
कि मध्य अगर बरसात होती है वो गेहूं की फसल के लिए अनुकूल मानी जाती है। फिर भी अगर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहीं पर होती है तो वहां कृत्रिम सिंचाई करनी पड़ती है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बरकरार रखने के लिए, फसल को नष्ट होने या सूखने से बचाने के लिए हमें कृत्रिम सिंचाई करनी पड़ेगी। कब? जब 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी इससे कम होने पर कृत्रिम सिंचाई। अगर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो हमें कृत्रिम सिंचाई करनी पड़ती है। तीसरा, मृदा। कौन सी मिट्टी गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल होती है? हर प्रकार की मिट्टी में गेहूं का उत्पादन नहीं हो सकता, इसलिए कुछ विशेष प्रकार की मिट्टियां होती है जिसमें गेहूं का भरपूर उत्पादन होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से हल्की दोमट और इसके साथ साथ चिकनी मृदा एवं चिकनी मृदा गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल मानी गई है। हल्की दोमट के साथ साथ चिकनी मिट्टी अगर उपलब्ध है तो उसमें गेहूं का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है। चौथा, श्रम। जैसा कि हर कृषि के लिए आवश्यक होता है, श्रम का पॉइंट जहां भी आता है, हमेशा कृषि वहां पर लाभप्रद होती है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तो वहां पर श्रम सस्ता पाया जाता है, सस्ते श्रमिक वहां पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो श्रम के रूप में गेहूं की कृषि के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगर सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं तो वहां पर गेहूं की कृषि आपके लिए अधिक लाभप्रद साबित होगी। इसके बाद में पांचवा पॉइंट आता है उत्पादक राज्य। भारत में गेहूं का उत्पादन कौन कौन से राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है? वैसे गेहूं का उत्पादन भारत में सबसे अधिक मात्रा में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं पंजाब में उत्पादित होता है 21%, यानी भारत के कुल उत्पादन का 21% गेहूं अकेला पंजाब राज्य उत्पादित करता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, ये भारत में 32.68% गेहूं का उत्पादन करता है। और इसके बाद में आएगा हरियाणा, ये भारत में 6.17% गेहूं का उत्पादन करता है। ये तीन महत्वपूर्ण राज्य, सबसे अधिक पंजाब 21%, उसके बाद में उत्तर प्रदेश 32.68%। अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 32.68% गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो फिर पंजाब 21% के साथ प्रथम स्थान पर क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिक भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती है, इसलिए वहां पर अधिक उत्पादन होता है। जबकि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब के पास में भूमि कम होने के बावजूद भी वो सबसे अधिक उत्पादन करता है, इसलिए पंजाब प्रथम स्थान पर आएगा, हरियाणा दूसरे पर आएगा, उत्तर प्रदेश 32.68% के साथ में तीसरे स्थान पर आएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, हम गेहूं के बारे में अध्ययन करें, इसमें हरित क्रांति एक शब्द आता है, क्योंकि इस उत्पादन को बढ़ाने में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के गेहूं उत्पादन को बढ़ाने में भारत को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति क्या होती है? कुछ विशिष्ट प्रकार के जो भी रासायनिक उर्वरकों का, यांत्रिक मशीनों का उपयोग करते हुए, उन्नत किस्म के जो भी बीज होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम अगर अपनी भूमि में उत्पादन को बढ़ाते हैं तो वो एक हरित क्रांति का उसको रूप दिया गया है, जिसमें उन्नत किस्म के उर्वरक भूमि को उपलब्ध करवाए जाते हैं, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, यांत्रिक मशीनों के द्वारा कृषि होती है, भूमि में उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जाता है, अधिक मात्रा में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाती है, और उसके बाद में उत्पादन में एकाएक जो वृद्धि होती है, ये हरित क्रांति का प्रभाव होता है।
और भारत में सबसे ज्यादा प्रभाव हरित क्रांति का गेहूं की फसल पर देखने को मिला था। हरित क्रांति के प्रभाव से पूर्व हम गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे, हमें विदेश से गेहूं का इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। लेकिन हरित क्रांति के प्रादुर्भाव के बाद भी भारत में उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार हुआ। इसके साथ साथ रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल होने लगा, पेस्टिसाइड्स भूमि में इस्तेमाल किए जाने लगे, यूरिया उर्वरक जो भी डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट वगैरह इनका भूमि में इस्तेमाल होने लगा। गेहूं के उत्पादन एकदम से बढ़ा, सिंचाई सुविधाएं बढ़ी, कृषि कार्यों के लिए मानवीय श्रम के स्थान पर यांत्रिक मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। इससे अधिक भूमि पर कृषि कार्य करना संभव हो पाया और इसी का परिणाम है कि आज हम भारत या भारत देश गेहूं के उत्पादन में दुनिया में आत्मनिर्भर राष्ट्रों के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।